गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम ज्योति प्रभा है। मैं जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज में शिक्षा संकाय के एमएड सेमेस्टर 2 की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों को हमारे एमएड सेमेस्टर 2 के जो पेपर 11 है इंटर्नशिप, उसके आधार पर बीएड के छात्र छात्राओं को पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, यानी मेरा जो स्कूल सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, मैं इकोनॉमिक्स में आप लोगों को कुछ बताने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को बीएड सेमेस्टर 2 के पेपर 7A पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट यानी पेडागोगी ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मीनिंग एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स बताने जा रही हूँ। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के इतिहास का जन्म उसी समय से प्रारंभ होता है जब मनुष्य ने आर्थिक क्रियाएं करना शुरू किया। वर्तमान समाज में मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को तभी संतुष्ट किया जा सकता है जब उसके पास पर्याप्त धन और संपत्ति हो। हमारे प्राचीन शिक्षा शास्त्री भी यही विश्वास करते थे कि भौतिक मानव जीवन का आधार धन है, क्योंकि शरीर का अस्तित्व धन से ही संभव है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत के दो शब्द अर्थ यानी धन और शास्त्र यानी संधि से बना है। इस प्रकार अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन। ब्रिटिश अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने इस विषय को परिभाषित करते हुए इसे मनुष्य जाति के रोजमर्रा के जीवन का अध्ययन बताया है। मार्शल ने पाया था कि समाज में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे आर्थिक शक्तियाँ हुआ करती हैं। इससे समाज को समझने और उसे बेहतर बनाने के लिए इसके आर्थिक आधार को समझने की जरूरत है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्म उस समय हुआ जब 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन कराया। उस समय इसका नाम राज्य अर्थव्यवस्था या राजनीतिक अर्थव्यवस्था था। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसे नए नए नाम देने का प्रयास किया। उदाहरण के रूप में वेल्टर ने विनिमय का विज्ञान के नाम से पुकारा। हॉर्न ने इसे धन का विज्ञान संज्ञा दी। 1890 ईस्वी में प्रोफेसर मार्शल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का प्रकाशन कराया। इसके बाद इसका नाम अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र के सिद्धांत हो गया। अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में अर्थशास्त्रियों में बड़ा मतभेद पाया गया है। अतः प्रोफेसर किन्स को यह कहना तक पड़ा था कि राज्य अर्थव्यवस्था ने परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया, परंतु इन परिभाषाओं को सुविधा एवं सरलता की दृष्टि से उपयुक्त वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने कहा अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान है, किसी ने कहा अर्थशास्त्र कल्याण से संबंधित है, किसी ने कहा सीमित साधन व दुर्लभता, कोई आवश्यकता विहीनता से, और किसी ने अर्थशास्त्र की परिभाषा को विकास से संबंधित कर दिया। आइए अब हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा को कुल 5 भागों में बांटा गया। जैसे अर्थशास्त्र की परिभाषा को एडम स्मिथ, जे.बी. से, चैपमैन और जे.एस. मिल ने धन संबंधी परिभाषाएं दी हैं। उसी प्रकार मार्शल, पीगू, केनन व पेंसन ने अर्थशास्त्र की परिभाषा कल्याण संबंधी रूप में दी है। रॉबिन्स व स्टिगलर ने दुर्लभता एवं सीमित साधन संबंधी परिभाषाएं दी हैं। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं जे.के. मेहता के द्वारा दी गई है। वह विकास केंद्रित परिभाषाएं सैमुअल्सन, हेनरी स्मिथ और पीटरसन ने दी है। विभिन्न विद्वानों ने या अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को विभिन्न परिभाषाओं को विभिन्न प्रकार से बांटा है। अब आइए हम समझते हैं कि इन विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं को किस प्रकार उन्होंने बतलाया है। जैसे धन संबंधी परिभाषाएं। धन संबंधी परिभाषाएं अर्थशास्त्र की एडम स्मिथ जी ने दी हैं और उनका कहना है कि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन का स्वरूप तथा कारणों की खोज करता है। इसी प्रकार जे.बी. से के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि धन का अध्ययन करता है।
इसी प्रकार केयरनेस ने भी कहा है, राज्य अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है और जो मनुष्य जाति द्वारा धन का उत्पादन करने से संबंधित और जो किसी अन्य लक्ष्य द्वारा प्रभावित नहीं होता है। कल्याण संबंधी परिभाषाएं। बाद में अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाओं की दिशा को धन से मानव की ओर परिवर्तित कर दिया। उन्होंने मानव कल्याण को साध्य माना और धन को एक साधन माना। इसी के अनुसार रोरी के शब्दों में हमारे विज्ञान का प्रारंभिक बिंदु व लक्षण मनुष्य है। इस विचारधारा को प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रतिपादित किया। प्रोफेसर मार्शल ने इस प्रकार अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है, राज्य अर्थव्यवस्था अथवा अर्थशास्त्र साधारण जीवन व्यवसाय में मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन है। यह इस बात का पता लगाता है कि वह किस प्रकार अपनी आय प्राप्त करता है और किस प्रकार व्यय करता है। इस प्रकार एक ओर से धन का अध्ययन है और दूसरी ओर से जो कि अधिक महत्वपूर्ण है वह मनुष्य का अध्ययन का एक भाग है। दुर्लभता एवं सीमित साधन संबंधी परिभाषाएं जो कि रॉबिन्स के द्वारा दी गई हैं, उनका कहना है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों व वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दुर्लभता व सीमित साधन वाले तो हो गए। अब हम लोग आते हैं आगे आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं जो कि जेके मेहता के द्वारा दी गई। प्रोफेसर जेके मेहता ने अर्थशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का आवश्यकता विहीनता की अवस्था में पहुंचने के लिए साधन के रूप में अध्ययन करता है। विकास केंद्रित परिभाषाएं। विकास केंद्रित परिभाषाओं के अंतर्गत सैम्यूल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अनुभव करता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोगों में लगाए जा सकने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का चुनाव एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में लगाने और उनको समाज के विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों में उपभोग के लिए वर्तमान तथा भविष्य में बांटने के लिए किस प्रकार करते हैं। ऐसा वे चाहे मुद्रा का प्रयोग करके करें या फिर इसके बिना करें। इस परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन, उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के मध्य संबंध का अध्ययन करता है। आइए बच्चों, अब हम अर्थशास्त्र के महत्व के बारे में जानते हैं। अर्थशास्त्र के महत्व को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सैद्धांतिक महत्व, दूसरा व्यवहारिक महत्व। सैद्धांतिक महत्व के अंतर्गत आते हैं विधि ज्ञान हेतु ज्ञान में वृद्धि, सिद्धांतों में वृद्धि करें, तब तर्क शक्ति में वृद्धि करने हेतु, विश्लेषण शक्ति में वृद्धि करने हेतु अन्य शास्त्रों से संबंध का ज्ञान। और व्यवहारिक महत्व के अंतर्गत आते हैं अर्थशास्त्र का महत्व उत्पादकों को लाभ पहुंचाने में, श्रमिकों को लाभ पहुंचाने में, उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने में, व्यापारियों को लाभ पहुंचाने में, सरकार को लाभ, समाज सुधारकों को लाभ, राजनीतिज्ञों को लाभ, प्रबंधकों को लाभ, विद्यार्थियों को लाभ, देश के उत्पादन में लाभ, वैज्ञानिकों को लाभ। आइए अब हम समझते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है। अर्थशास्त्र की प्रकृति से अभिप्राय है कि अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान या दोनों। अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला, यह जानने से पूर्व हमें यह जानना होगा कि विज्ञान और कला इन शब्दों का अर्थ क्या है। अब हम जानते हैं कि विज्ञान और कला का क्या आशय है। विज्ञान का अर्थ किसी शास्त्र के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। जैसा कि प्रोफेसर पाइनकेयर ने लिखा है, विज्ञान तथ्यों से ठीक उसी प्रकार बनता है जिस प्रकार एक मकान पत्थरों से बनता है, किंतु तथ्यों को एकत्र करना मात्र ही उसी प्रकार विज्ञान नहीं है जिस प्रकार पत्थरों का ढेर मकान नहीं है। किसी भी शास्त्र को विज्ञान कहलाने के लिए 3 शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है। पहला, उसका क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए। दूसरा, वह कारण एवं परिणाम दोनों के बीच संबंध स्थापित करता हो तथा उसके नियम सार्वभौमिक हैं। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अर्थशास्त्रियों का मत है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि किसी शास्त्र को विज्ञान कहलाने के लिए जिन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, अर्थशास्त्र उन सभी शर्तों को पूरा करता है। अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है कि अर्थशास्त्र को विज्ञान कहना उचित नहीं है। आइए अब हम जानते हैं कला का अर्थ। कला का अर्थ करने से है, अर्थात किसी कार्य को उत्तम व ठीक ढंग से करना ही कला कहलाता है।
प्रोफेसर किंग्स के अनुसार कला नियमों की वह प्रणाली है जो किसी दिए हुए उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो। अर्थशास्त्र कला भी है। अर्थशास्त्र को विज्ञान के साथ साथ कला भी मानते हैं। इनका कारण यह है कि यह आर्थिक समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान के लिए व्यवहारिक सलाह भी प्रदान करता है। मुद्रा, बैंकिंग, विनिमय दर का निर्धारण, भुगतान संतुलन से संबंधित समस्याओं के समाधान में अर्थशास्त्र की अहम भूमिका होती है। इसलिए अर्थशास्त्र को कला कहना उचित है। कला के रूप में अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान व आदर्श विज्ञान के बीच पुल का कार्य करती है। आइए अब हम समझते हैं अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान। उपरोक्त व्याख्या से तो यह तो स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान। अर्थशास्त्र में इन दो में से कौन सा विज्ञान है यह जानते हैं या फिर दोनों ही विज्ञान है, इस बात का अध्ययन करना भी आवश्यक है। वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान होता है जो अपने को वास्तविकता तक ही सीमित रखता है। वह वस्तु स्थिति का ही अध्ययन करता है, उसकी अच्छाई बुराई से उसका कोई संबंध नहीं होता। और आदर्श विज्ञान तथ्यों की केवल व्याख्या ही नहीं करता बल्कि उनकी अच्छाइयों और बुराई के बारे में भी सुझाव देता है। आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए का भी अध्ययन करता है। जो अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को केवल एक वास्तविक विज्ञान मानते हैं वे इस संबंध में अनेक तर्क देते हैं कि इनके अनुसार कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करते समय यह बताना संभव है कि किसी कार्य को करने का परिणाम क्या होता है, वह बताना कठिन है कि क्या होना चाहिए। यदि अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मान लिया जाता है तो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस बात पे भी तर्क किया जा सकता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत तो यहाँ तक है कि सिद्धांत बनाना, उनको लागू करना, उनके अच्छे बुरे परिणामों की व्याख्या करना आदि सभी काम सब जब अर्थशास्त्री ही करने लगेंगे तो अन्य शासक क्या करेंगे। अतः अर्थशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान ही बने रहने देना चाहिए। दूसरी ओर अनेक अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को एक आदर्श विज्ञान मानते हैं। इनका मत है कि अर्थशास्त्र में से इनके आदर्श पहलू को निकाल देने से यह क्या हो जाएगा, बेजान हो जाएगा। वास्तव में जो भी आर्थिक सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं इनका उद्देश्य मानव कल्याण में वृद्धि करना ही होता है। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अन्य विज्ञानों की विषय वस्तु बेजान होती है, परंतु अर्थशास्त्र जीवित एवं विवेकशील मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन करता है। उस पर केवल आर्थिक घटनाओं का ही नहीं वरन दया, प्रेम, भावुकता आदि का प्रभाव भी पड़ता है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान ही नहीं है वरन एक आदर्श विज्ञान भी है। अर्थशास्त्री का कार्य केवल व्याख्या और खोज करना ही नहीं वरन अच्छाई व बुराई को भी बताना होता है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान होने के साथ साथ कला भी है। जैसा कि प्रोफेसर चैपमैन ने लिखा है, अर्थशास्त्र एक आर्थिक वास्तविक विज्ञान के रूप में आर्थिक तथ्यों का अध्ययन करता है। नीति प्रधान विज्ञान के रूप में तथ्य किस प्रकार के होने चाहिए इसका अध्ययन करता है। नीति प्रधान विज्ञान के रूप में तथ्य किस प्रकार होने चाहिए का अध्ययन करता है और कला के रूप में इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति के साधन का भी अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र का विस्तृत क्षेत्र होने के कारण हम इसे कला और विज्ञान के मिश्रण के रूप में देखते हैं। पॉल सैमुएल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र न तो कला है और न ही विज्ञान, बल्कि यह विषय मानक शास्त्र व विज्ञान दोनों की ही मुख्य विशेषताओं का संयोजन है। हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम एक व्यक्ति, एक फर्म, एक समाज और एक अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको एक सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला या दोनों। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि अन्य शास्त्रों की तरह इसमें भी नियम पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में मानव के उस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जिसका संबंध चॉइस मेकिंग या वैल्यूएशन से है। प्रोफेसर पिगू ने कहा है कि प्रत्येक शास्त्र
प्रकाश और फल दोनों को ही देने वाला होता है, परंतु किसी में प्रकाश देने वाला तत्व अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों ही हैं। अंत में हम पीकू के शब्दों में कह सकते हैं कि जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तब हमारा दृष्टिकोण एक दार्शनिक जैसा नहीं होता है, अर्थात हम ज्ञान की खोज ज्ञान के लिए नहीं वरन हमारी मनोवृत्ति एक डॉक्टर के समान होती है जो कि रोगियों की सेवा करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक होता है। अर्थशास्त्र में ज्ञान का मूल्य इसलिए नहीं है कि वह प्रकाशदायक है, वरन इसलिए है कि वह फलदायक है, क्योंकि अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमें ऐसे निष्कर्ष निकालते हैं जिसका व्यवहारिक जीवन में महत्व होता है और जिनसे हमें दैनिक जीवन में सहायता मिलती है। इसी कारण प्रोफेसर कोशर ने कहा है, विज्ञान को कला और कला को विज्ञान की आवश्यकता होती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उपयुक्त तथ्यों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अर्थशास्त्र, जो कि अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक्स का हिंदी रूपांतर है, को सभी विज्ञानों की माता कहा जाता है। अर्थशास्त्र की मूल उत्पत्ति ग्रीक शब्द के ओकियोस और नेमिन से ली जाती है, जिसका अर्थ है घर की व्यवस्था करना। अर्थशास्त्र की परिभाषा को 5 भागों में बांटा गया है, जैसे धन के प्रति परिभाषा धन का विज्ञान है, किसी ने कहा कल्याण का विज्ञान है, किसी ने कहा दुर्लभता केंद्रित विज्ञान है, किसी ने कहा आवश्यकता विहीनता का विज्ञान है, किसी ने कहा विकास केंद्रित है। और इस प्रकार हम समझते हैं कि धन का विज्ञान इसलिए कहा है क्योंकि धन का अध्ययन और राज्य के संबंध से इसको संबंध निकाला जाता है। व्यक्तिगत संबंधी से इसका राष्ट्रीय समृद्धि का संभव होता है। कल्याण संबंधी परिभाषा इसलिए दी जाती है क्योंकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को निम्नलिखित बातों पर सीमित किया जाता है, जैसे मानव जाति के अंदर, जीवन व्यवसाय के व्यक्तिगत और सामाजिक कर्मधारा के अंदर। इसी प्रकार अर्थशास्त्र को दुर्लभता एवं सीमित साधन से संबंधित इसलिए कि मनुष्य की आवश्यकताएं जो हैं वो अनंत होती हैं और आवश्यकताओं को पूर्ति करने के साधन सीमित होते हैं। यह परिभाषा भौतिकता के अभाव से मुक्त होती है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता परिभाषा में आता है, मानव व्यवहार मस्तिष्क की बेचैनी व संतुलनहीनता का परिणाम है। मानव व्यवहार का अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना है। अधिकतम सुख आवश्यकता विहीनता की अवस्था में होती है। विकास केंद्रित परिभाषा का यह निष्कर्ष है, अर्थशास्त्र का केंद्रीय विषय सीमितता है। इस परिभाषा में गत्यात्मक दृष्टिकोण शामिल होते हैं क्योंकि इसमें आर्थिक विकास को सम्मिलित किया जाता है। धन्यवाद।